हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का टॉपिक है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर डील होता है सेक्शन 53 में। तो 53 सेक्शन कहता है कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का आप ट्रांसफर कर रहे हो और क्यों कर रहे हो कि आप डिफीट करना चाहते हो या डिले करना चाहते हो पेमेंट ऑफ योर क्रेडिटर्स। मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आप इसलिए ट्रांसफर करना चाहते हो जिससे कि आप अपने क्रेडिटर्स या उनका जो पेमेंट है उसको क्या कर दो, डिफीट कर दो। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये वॉइडेबल होगी। कौन कर सकता है वॉइडेबल? एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर। और क्या कर देगा, जिस जो भी डिफीटेड और डिलेड क्रेडिटर्स हैं वो जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट में जाके क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस को वॉइड डिक्लेयर किया जाए। लेकिन दिस रूल डजंट अप्लाई। किस पे अप्लाई नहीं होता? उस ट्रांसफरी पे अप्लाई नहीं होता जिसने गुड फेथ में और कंसिडरेशन में किसी प्रॉपर्टी को लिया है। सिमिलरली दिस रूल डजंट अफेक्ट द जो रूल और जो आपके लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी के तहत अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको भी ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसको समझते हैं क्या है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। मान लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी है, एक पर्सन ए है, उसके पास है एक प्रॉपर्टी पी। अब इस प्रॉपर्टी पे इसके कुछ क्रेडिटर्स हैं जिसने इसको पैसा दिया हुआ है। अब ये पैसा चुका नहीं रहा है तो इसके जो क्रेडिटर C1 C2, एक भी क्रेडिटर हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन क्रेडिटर्स ने जब ए को पैसा दिया है और ए उनका पैसा वापस नहीं कर रहा है, डेट वापस नहीं कर रहा है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? इनके पास ऑप्शन है कि ये जाएं कोर्ट में और पी से उसकी प्रॉपर्टी को मतलब डिक्री ले लें कोर्ट से कि इसकी प्रॉपर्टी को बेचा जाए और उससे जो पैसा आए वो हमको दें। तो जब सी ने देखा कि ऐसा हो सकता है तो वो क्या करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को, बी को बेच देता है। ए के पास एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को वो बी को बेच देता है, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है, वो इसलिए बेच रहा है बी को जिससे कि वो उसके जो क्रेडिटर्स हैं उसके पेमेंट को डिले कर दे या डिफीट कर दे। देखिए अगर वो उसको बेच देगा तो उसका पैसा जो आएगा उसको वो यूज कर लेगा, कंज्यूम कर देगा और मतलब क्रेडिटर C1 और C2 जो भी उसके क्रेडिटर्स हैं उसका पेमेंट नहीं करेगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच की जो ये ट्रांजैक्शन है ना, इस ट्रांजैक्शन इज वॉइडेबल। ये जो ट्रांजैक्शन है ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ C1 एंड C2। C1 एंड C2 वॉइडेबल क्या होता है? देखिए वॉइडेबल केस में आपकी ट्रांजैक्शन वैलिड रहती है जब तक आप कोर्ट में जाकर उसको वॉइड नहीं डिक्लेयर कराते। ये ट्रांजैक्शन आपकी वैलिड रहेगी। आपको कोर्ट में जाकर सूट करना पड़ेगा, सूट फाइल करना पड़ेगा कि सर इस ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर कीजिए। और जब कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है तब तक वो ट्रांजैक्शन क्या होती है, वैलिड होती है। यही वॉइडेबल का कंसेप्ट है। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी वैलिड रहेगी, लेकिन अगर कोई क्रेडिटर कोर्ट में जाकर इस ट्रांजैक्शंस के ऊपर ऑब्जेक्शन देता है तो ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल हो जाएगी। वॉइडेबल हो जाएगी मतलब ए को पास प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी, बी का पैसा बी को मिल जाएगा। तो जब ये प्रॉपर्टी ए के पास वापस चली गई तो जब ये C1 और C2 क्या है, बाद में इसको इसके अगेंस्ट में डिक्री ले सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है उसके केस में जिसमें आप फ्रॉड करने का कोशिश कर रहा है ये, उसका सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 कि अगर आप क्रेडिटर को फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो तो ये एक आपका प्रोविजन है। पर इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है और वो एक्सेप्शन है कि जो बी है, आपका ये जो बी है, अगर इसका ये आपका बोनाफाइड है, मतलब इस बी ने
ए को कंसिडरेशन भी दिया हुआ है, देखो इसने पैसा भी दिया है और गुड फेथ में भी काम किया है। मतलब गुड फेथ का मतलब होता है ऑनेस्टली, उसने गुड फेथ में कंसिडरेशन दिया है ए को और तब उसको प्रॉपर्टी मिली है, तो अब ये वॉइडेबल का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि देखिए बी तो इसमें इनोसेंट पार्टी है ना, बी को पता ही नहीं था, वो गुड फेथ में उसको पता ही नहीं था कि ये ए फ्रॉड करना चाह रहा है C1 और C2 से। C1 एंड C2 से उसको फ्रॉड का कोई नॉलेज नहीं था, कोई नोटिस नहीं था। ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, और आपको नोटिस की जानकारी चाहिए तो आप मेरे मतलब प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए कि नोटिस का क्या मतलब होता है। अगर बी को इस पूरी ट्रांजैक्शन C1 और C2 और ए के बीच में इस फ्रॉडुलेंट जो हो रहा है उसका कोई नोटिस नहीं है, गुड फेथ में पैसा देके अगर उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो फिर ये C1 और C2 इस ट्रांजैक्शन को वॉइड नहीं डिक्लेयर करा सकते। ठीक है, सिमिलरली अगर इंसॉल्वेंसी है तो भी ये नहीं होगा। अगर ए इंसॉल्वेंट होने वाला है, ए ने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया कोर्ट में, तो भी फिर जो डील होगा वो इंसॉल्वेंसी लॉ के तहत डील होगा। तो ये था सेक्शन 53 का सबसेक्शन फर्स्ट। फिर इसका दूसरा सबसेक्शन भी है। जो दूसरा सबसेक्शन है वो बात करता है कि आप सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को आप परेशान करना चाह रहे हैं। मतलब ए है, उसने क्या किया, एक अपनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया। किसको? बी को। देखिए वो गिफ्ट करेगा तो किसको करेगा? डेफिनेटली गिफ्ट मतलब विदाउट कंसिडरेशन। ए ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी पैसे के उसने बी को गिफ्ट कर दिया, तो डेफिनेटली बी क्या होगा? उसका कोई रिलेटिव वगैरह होगा। अच्छा उसने ये ट्रांजैक्शन तो गिफ्ट तो कर सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए उसने गिफ्ट इसलिए किया कि बाद में वो अगर कभी भी सी को प्रॉपर्टी बेचेगा, उसने बाद में क्या किया, इस प्रॉपर्टी को बी को है ना गिफ्ट देके रखा हुआ है, गिफ्ट डीड साइन की हुई है, बी को गिफ्ट की, तो प्रॉपर्टी एक्चुअली बी की है लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स ए के पास हैं। ए ने क्या किया, बाद में इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। सेल फॉर मतलब सेल करने का मतलब फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के साथ ये प्रॉपर्टी किसको बेच दी? सी को। सी को पता ही नहीं है कि बी का कुछ ऐसा हुआ है, तो अब क्या होगा? अब तो सी के साथ धोखा हो रहा है। देखिए उस वाले केस में आपके क्रेडिटर के साथ फ्रॉड हो रहा था, इस वाले केस में ये सेक्शन जो 53 है ना, ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का ही सेक्शन है। पहले केस में पहले सब सेक्शन में इट वाज टॉकिंग अबाउट द क्रेडिटर्स का फ्रॉड हो रहा है, इस केस में सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को फ्रॉड कर रहा है। पहले से आपने एक प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट में देके रखी हुई है, अब आप उसको दोबारा बेच रहे हो, तो ये जो पहले वाली ट्रांजैक्शन है ना, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये वॉइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ सी। सी जाएगा और बोलेगा कि सर ये बी जो है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये वॉइडेबल है, प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने पैसा भी दिया है और मुझे फ्रॉड करने के लिए इन्होंने पहले किसी को गिफ्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हुई है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पहले अगर किसी प्रॉपर्टी को, यही ये आपका सेक्शन यही बोल रहा है क्लॉज 5 और सबसेक्शन 2, कि ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट में दिया हुआ है तो हम ये मान के ही चलेंगे कि फ्रॉड करने के लिए दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये फ्रॉड करने के लिए किसी को गिफ्ट में दिया हुआ था और अब ये मेरे को बेचा है, तो जो गिफ्ट में दिया हुआ था विदाउट कंसल्टेशन जो ट्रांजैक्शन थी उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए। सो दिस वाज द सेक्शन 52 सॉरी सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिगार्डिंग द फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। अब बात आती है पार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस की, सेक्शन 53 की। तो सेक्शन 53 क्या बोलता है? सेक्शन 53 ए, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 53 ए की। देखिए जहां भी ए लगता है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ये अमेंडमेंट से सेक्शन आया है, ये सेक्शन आपके ओरिजिनल एक्ट के अंदर नहीं था, इसको 1929 के
हमारा जो अमेंडमेंट हुआ 1929 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे। उसी में से एक अमेंडमेंट था सेक्शन 53 ए। सेक्शन 53 ए बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस की। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसको आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है ए, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ए की। ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं कि ये प्रॉपर्टी बी को मिल जाएगी फॉर कंसिडरेशन। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? राइटिंग में है और इसमें कंडीशन जो ना वो क्लियर है, एम्बिगुअस नहीं है। कंडीशंस आर क्लियर, रीजनेबली क्लियर। मतलब कंडीशन से सब कुछ ज्यादा ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। कंडीशंस रीजनेबल हैं, राइटिंग में है और बी ने इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है। मतलब बी ने इसका पोजीशन भी ले लिया है प्रॉपर्टी का। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो पहले से उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले रखा है तो उसको रिटेन किया हुआ है पोजीशन। तो इसमें क्या क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हैं, रीजनेबली क्लियर हैं और जो ट्रांसफरी है उसने प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी पैसा वगैरह देना है, जो भी बी को परफॉर्म करना है, वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी भी है। या तो उसने कर दिया है या वो रेडी है कि हाँ भाई मैं अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हूं। तो अब ए इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को अवॉइड नहीं कर सकता ये कह के कि ये प्रॉपर्टी और ये जो एग्रीमेंट है या जो सेल डीड है ये तो रजिस्टर्ड हुई नहीं है या मैंने कोई लीगल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं किया। देखिए आपको पता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी अगर 100 रुपीज से ज्यादा होती है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो क्या करना पड़ता है? इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसका, है ना, सेल डीड का। इसकी जो सेल डीड है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या मानेंगे कि लीगली ट्रांसफर हुई नहीं है प्रॉपर्टी। तो ए इसका एडवांटेज नहीं ले सकता। अदरवाइज क्या होगा? क्योंकि देखिए जो आपका सेल डीड है उसका रजिस्ट्रेशन होने में टाइम लगता है। वो तो मान लीजिए सब कुछ हो गया, पेमेंट वगैरह हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन अब क्या है ए उसको ट्रांसफर नहीं करना चाह रहा। तो ए एडवांटेज लेता है कि भैया ये तो रजिस्टर्ड हुआ नहीं है तो मैं अब इसको, ये ट्रांसफर पूरा नहीं है तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। नहीं, अगर बी ने पोजीशन ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, बी इज रेडी टू परफॉर्म, तो अब ए को इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही पड़ेगा। तो यही है हमारा पार्ट परफॉर्मेंस का, जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है उसका निचोड़। वो क्या कह रही है कि अगर कोई पर्सन है जिसने कंसिडरेशन के लिए एक मूवेबल प्रॉपर्टी का राइटिंग में साइन कर लिया है, एग्रीमेंट एग्रीमेंट साइंड है, सॉरी, राइटिंग में साइंड है ऑन हिज बिहाफ एंड टर्म्स नेसेसरी जो कंडीशंस हैं वो रीजनेबली असर्टेन्ड है। तो क्या होगा? तो और ट्रांसफरी ने क्या किया है? ट्रांसफरी ने पोजीशन ले लिया है या रिटेन कर लिया है पोजीशन और अपनी परफॉर्म करने के लिए रेडी है अपना पार्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइटिंग में है, सब कुछ क्लियर है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है और ट्रांसफरी जिस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है, जो भी पैसा वगैरह उसको देना है वो सब देने के लिए तैयार है और उसने प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले लिया है। तो तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब इसकी ये कह के कि मतलब ट्रांसफरर ये नहीं कह सकता कि भैया प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्यों क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो लॉ के हिसाब से जो मैनर प्रेस्क्राइब्ड था वो नहीं हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा वो लॉजिक नहीं दे सकता।
क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। पैसा वो दे उसने पैसा दे दिया या देने के लिए तैयार है, पोजीशन उसने ले लिया है। तो अब ये जो रिक्वायरमेंट है ना रजिस्ट्रेशन की, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जाके उसको पूरा करो। आप ये बोल के कि भैया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इसलिए मैं इसको इस प्रॉपर्टी को वापस ले रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है ना? सो दैट इज नॉट पॉसिबल। और लास्ट में एक एक्सेप्शन तो ऑलमोस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सब में डाल ही देते हैं कि अगर कोई सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही है, मतलब ये सब चल रहा था लेकिन किसी दूसरे बंदे ने एक और ट्रांसफरी ने पैसा दिया और पैसा देके प्रॉपर्टी ए से ले ली, और बी यहाँ पे अभी आपस में बी और ए का झगड़ा ही चल रहा है, लेकिन ट्रांस ये झगड़ा केवल अभी आपस में चल रहा है, लेकिन ट्रांसफरी ए ने पैसा देके प्रॉपर्टी से खरीद ली, तो ये अब इसका लीगल राइट हो गया। लेकिन ट्रांसफरी को क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, इसको इस चीज का नोटिस नहीं होना चाहिए कि ए के बीच में इस तरह की कुछ गड़बड़ चल रही है। इसको अगर बी का पोजीशन है तो ट्रांसफरी को पता होना चाहिए कि पोजीशन इज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो ये सब चीजों को उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ये है आपका पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। आज हमने फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर पढ़ा और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस पढ़ा। इट इज सेक्शन 53 एंड 53A। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आप मतलब मेरे ये जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको जो भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा बता सकते हैं।